हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई लर्निंग विद सोनिया। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 करवाने वाली हूँ, जिसमें हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है डेफिनेटली उनको ये समझ आएगा जो मैं उनको पढ़ाऊँगी। आगे पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको प्रीएम्बल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हमारे पास यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है। हमारा देश, उसकी जितनी भी टेरिटरी हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ का होता है कि हमारे देश में जितनी भी टेरिटरी हैं। अब आता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें 3 क्लॉज हैं, जिसमें फर्स्ट क्लॉज में बोला गया है इंडिया दैट इस भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। पहले क्लोज में आपको इंडिया के 2 नाम दिखेंगे, जिसमें पहला हो गया इंडिया और सेकंड क्या है? भारत। अब क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इंडिया के कितने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कितने नाम हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने नाम हैं? 2 नाम हैं, इंडिया एंड भारत। अब 2 नाम क्यों रखे गए? ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनमें डिबेट हो रही थी कि इंडिया का नाम क्या रखा जाए। कुछ लोग बोल रहे थे इंडिया रखते हैं क्योंकि ये मॉडर्न नेम है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि भारत रखते हैं, ये ट्रेडिशनल नेम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडिया और भारत दोनों रख दिया, इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है। आजकल करंट अफेयर में आपने न्यूज़ सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है कि इंडिया का नाम को रीनेम करके भारत रख दिया जाए। तो 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि इसका जो नेम है उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि भारत का नाम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो कि पिटीशन डाली गई है। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज़ भारत, लेकिन ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे तरीके से रद्द नहीं किया है, रिजेक्ट नहीं किया है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर विचार करे, जो इसकी रेलेवेंट मिनिस्ट्री है। क्या हमें नाम चेंज करना चाहिए? नहीं। क्या संविधान में अमेंडमेंट करनी चाहिए या नहीं? आपका क्या विचार है? नाम चेंज करना चाहिए या नहीं? फ्रेंड्स, आप ये मुझे कमेंट में बताना कि हमें अपने इंडिया का नाम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन दोनों ही नाम रखने चाहिए या फिर भारत रखना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि क्या रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये होगी करंट अफेयर की बात। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब आता है यूनियन। अब इसमें कहाँ गया? इसमें बोला गया है यूनियन का मतलब
क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है संघ। हमारा जो भारत है वो किससे मिलकर बना है? वो है स्टेट। एक होता है हमारे पास फेडरेशन। एक क्या होता है हमारे पास? फेडरेशन। और एक होता है हमारे पास यूनियन। मैं आपको बताती हूँ कि फेडरेशन जो होती है वो स्टेट एग्रीमेंट से बनाई जाती है। जैसा कि आपने सुना होगा, यूएसए क्या है? एक फेडरेशन कंट्री है। उन्होंने बहुत सारी स्टेट के साथ मिलके एग्रीमेंट, बीच जो स्टेट है उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाते हैं। जो यूएसए की नेशनल गवर्नमेंट है वो स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये क्या होता है कि इसमें बहुत सारी क्या होती हैं? स्टेट होती हैं। और इस पे जो गवर्नमेंट होती है यूएसए की, जैसे कि यूएसए की नेशनल गवर्नमेंट है, वो इस पे कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकती, वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और फेडरेशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी स्टेट अपने आज़ादी से इससे अलग हो सकती है, अपने डिसीज़न लेके। वो इन जो कंबाइन की गई हैं स्टेट एक सेंटर बनाने के लिए, वहाँ से वो कभी भी अलग हो सकती है। बट जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो ये यूनियन ऑफ पावर हैं वो नहीं दी गई हैं कि वो अपने एरिया या बाउंड्री को चेंज कर सके। ये जो पावर होती हैं किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करती हैं? इसके जो स्टेट होती है यूनियन की, वो उसकी बाउंड्री एरिया को चेंज कर सकते हैं। चाहे स्टेट परमिशन दे ना दे, वो क्या करेंगी? इसके एरिया या बाउंड्री को चेंज कर देंगे। इसके लिए इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। बट अगर हम इंडिया की पॉलिटी देखें तो फेडरल ही दिखेगी, क्योंकि फेडरल दो गवर्नमेंट दिखेगी। क्या होता है कि हमारे इंडिया की पॉलिटी आपको फेडरल ही दिख रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो है शेड्यूल में फेडरल वर्ड रखा गया है। ठीक है, तो फेडरल का मतलब क्या होता है? दो की पावर एक क्या होता है कि हमारे एक क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट के अलग से लॉ बनाने के राइट हैं और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अलग से राइट है। तो वो दोनों क्या करेंगी कि स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को उसके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगा सकती, वो अपने बना सकती है आज़ादी से। तो इससे क्या होता है कि इससे ये पता चलिए इसमें क्या किया गया है? पावर का डिवीज़न किया गया है। तो इससे हमारी जो आता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है? फेडरल है। इसको फेडरल भी बोला जाता है। सेकंड पॉइंट आता है द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? मैंने आपको बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल में जितनी भी स्टेट और टेरिटरीज़ आती हैं वही इसमें स्पेसिफाइड की जाएंगी। और आज के टाइम में हमारे फर्स्ट शेड्यूल में कितनी स्टेट है? वो है 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। अब आता है हमारे पास थर्ड क्लॉज आता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्रोमाइज्ड। कौन कौन सी होगी? ए टेरिटरीज ऑफ दी स्टेट। टेरिटरी कौन सी होगी? स्टेट की टेरिटरीज होगी, यूनियन टेरिटरीज होंगी। टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी हमारी टेरिटरी एक्वायर करेगी किसी भी टाइम उसको भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी करंट अफेयर में इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है।
लैंड को लेके। अगर बाई चांस कि कल को वॉर होती है तो उसमें अगर इंडिया कोई उनका नया एरिया एक्वायर कर लेती है तो उससे क्या होगा कि जो नया एरिया उन्होंने एक्वायर किया है वो इसमें ये ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड आर्टिकल आता है वो आता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करना है। अब न्यू स्टेट ये जो बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट किसे कहा जा रहा है, आपको इसको समझना होगा। न्यू स्टेट जो हम इंडिया में ऐड करते हैं, जो इंडिया का पार्ट नहीं है वो, और किसी कंट्री का पार्ट है, तो अगर हम उसको एक्वायर करके अपने इसमें डालते हैं, एरिया में डालते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू स्टेट बोलते हैं कि हम लोगों ने उसको किसी और कंट्री से क्या किया है, मिलाया है। और हम लोग उसको कैसे अब इसमें ऐड करेंगे, कैसे उसकी एडमिशन करेंगे न्यू स्टेट की, इस आर्टिकल के बीच में बताया गया है। न्यू स्टेट के एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट कौन कौन कर सकता है, वो है हमारी पार्लियामेंट। अब नई स्टेट है उसको एस्टेब्लिशमेंट करनी है तो वो कौन कर सकता है, वो कर सकता है हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट लॉ बना के करती है, जैसा कि 35 अमेंडमेंट के थ्रू 35 अमेंडमेंट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सिक्किम को अपनी को स्टेट बनाया था। उसके बाद 36 अमेंडमेंट 1975 में हम लोगों ने सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना लिया था, जिससे कि हमारी जो न्यू स्टेट है वो कौन सी बन गई थी, सिक्किम बन गई थी। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, कि हमारी जो पार्लियामेंट है हमारी जो पार्लियामेंट है लॉ बना के क्या कर सकती है, नई स्टेट को इसमें डाल सकती है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में हमारे पास क्या बोला गया है, आर्टिकल 3 में बोला गया है फॉर्मेशन of new state and alteration of areas, boundaries or name of existing state। इसमें क्या बोला गया है कि हमारी जो इंटरनल एडजस्टमेंट है को बताता है कि हम इंडिया की रीएडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें पार्लियामेंट किसी भी राज्य के नेम, बाउंड्री, एरिया को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। कैसे कर सकती है, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या कर सकती है, लॉ बना के क्या कर सकती है, कर सकती है। फ्रॉम अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग टू और मोर state or part of state or by uniting any territory to a part of any state। Form a new state by separation of territories from any state। हम लोग नए स्टेट को बना सकते हैं किसी भी स्टेट की टेरिटरी से, ठीक है। उसमें हम लोग उसके बाद इन्होंने बोला कि टू और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू बी अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। हम लोग किसी को पार्ट को हम लोग उसका बना सकते हैं। अब हमारे पास क्या बोला गया कि जैसे कि क्या हुआ था कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि 1960 में क्या हुआ था कि बॉम्बे था, उसके एरिया को कम करके
गुजरात को बनाया गया था। बट न्यू स्टेट क्रिएट करने से पहले हमें क्या चाहिए होती है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है, प्रायर रिकमेंडेशन किसकी चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की चाहिए होती है, तभी हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अब आपको पता ही है कई 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 जो स्टेट हैं उनके जो है नेम चेंज किए गए हैं, जैसे कि अभी बॉम्बे का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, मुंबई कर दिया गया, महाराष्ट्र कर दिया गया था। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, हम लोग जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी एरिया को घटा सकती है, ऑल्टर कट कर सकती है बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट की, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, वही बात आ गई कि हम लोग नेम को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये मुंबई का नाम, जैसे बॉम्बे का नाम क्या कर दिया गया है, मुंबई कर दिया गया है। अब हम इसमें क्या बोलता है कि इसमें बिल बनाने के लिए हमें किसकी बिल जो पास करने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले प्रायर रिकमेंडेशन किसकी पड़ती है, प्रेसिडेंट की लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि उस स्टेट को क्या करेंगे कि भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे पूछने के लिए कि हम लोग आपके एरिया को कट करें या ना करें, तो उसके जो स्टेट जो भी रिप्लाई करेगी उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट क्या लेंगे, परमिशन देंगे कि हमें वो एरिया बाउंड्री में चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास जो आता है आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में हमारे पास क्या बोला गया है, इट डिक्लेयर दैट लॉ मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इसमें ये बोला गया है कि हमारे जो एडमिशन करनी है, एस्टेब्लिशमेंट करनी है न्यू स्टेट की, आर्टिकल 2 में, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज आर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट अंडर आर्टिकल 3, वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी क्या होंगी, अमेंडमेंट नहीं मानी जाएंगी। उसमें ये बोला गया कि हमारा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी अमेंडमेंट्स होंगी, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी, उसको अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, किसी भी अमेंडमेंट को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, स्पेशल मेजॉरिटी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो बट ये जो लॉ है किससे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से, इसको पास कर देती है पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी और जो सिंपल मेजॉरिटी है, जो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। अब मैं आपको बनी आज़ादी के बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद डिफरेंट रीज़न से डिमांड आने लगी कि हमारी जो स्टेट है वो कौन सी होनी चाहिए, लैंग्वेज बेस्ड होनी चाहिए। तो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाने की मांग उठने लगी, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धर कमीशन बनाया था। क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इंडिया को अपनी यूनिटी बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ा कि उनको धर कमीशन बनाना पड़ा कि हम लोग अगर कि ये लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाते हैं तो हमारी जो यूनिटी है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, इसके लिए इसको बनाया गया, धर कमीशन को बनाया गया। देयर हैज़ बीन अ डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, particularly South India, for reorganization of state on linguistic base, कि हमें साउथ इंडिया से डिमांड आने लगी कि हमारी जो स्टेट है रीऑर्गेनाइजेशन किस पे हो, लैंग्वेज बेसिस पे हो। अकॉर्डिंग टू इन जून 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द linguistic base province
कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धर। एस.के. धर की चेयरमैनशिप के अंदर लैंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन लेके आए, अपॉइंट किया गया 1948 में, जो क्या करेगा, ये एग्जामिन करेगा कि हमें लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनानी चाहिए या नहीं। द कमीशन सबमिटिंग इट रिपोर्ट इन 19 December 1948 and recommended the reorganization of state on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor, कि हमें जो धर कमीशन था, इन्होंने क्या किया कि अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की, उसमें उन्हें दिसंबर 1948 में 6 महीने बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और इन्होंने इसमें बोला कि हमें जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, हमें लैंग्वेज बेस पे नहीं करना चाहिए, हमें किस पे करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पे करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि दिस क्रिएट द रिसेंटमेंट, इससे क्या हो जाता है, लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष फैले जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, नई कमेटी बनाई जाती है, JBP कमेटी 1948। उस टाइम पे जो थे हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे वल्लभ भाई पटेल जी थे, और आती है पताबी सीतारमैया। इन तीनों ने मिलके ये क्या किया कि एक कमेटी बनाई, और इन्होंने क्या किया कि इट सबमिट इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1949 एंड फॉर्मली रिजेक्ट लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हमें लैंग्वेज बेस पे कोई स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए, कि हमें लैंग्वेज बेस पे अपनी स्टेट नहीं बनानी चाहिए। तो इन्होंने तो वो रिपोर्ट सबमिट कर दी, बट क्या होता है उसके बाद इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्रा स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ा, लैंग्विस्टिक बेस आंध्रा स्टेट को बनाना पड़ा अक्टूबर 1953 में, सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मद्रास स्टेट, की जो तेलुगु बोलते हैं उनको मद्रास स्टेट से अलग कर दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लैंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनानी पड़ी, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोटी श्री रामरू जो क्या करते थे कि एक सत्याग्रही थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी थे। तो वो क्या कर देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या कर बोलते हैं कि मैं तब तक हंगर स्ट्राइक पे बैठा रहूँगा जब तक आप न्यू स्टेट नहीं बनाते, लैंग्वेज बेस पे हमारी आंध्र स्टेट को नहीं बनाते। तो क्या होता है 56 डेज़ के हंगर स्ट्राइक पे ये बैठते हैं, तो इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है इस हंगर स्ट्राइक में। तो जिससे कि लोगों के बीच में गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को न्यू स्टेट बनानी पड़ती है लैंग्वेज बेस पे, जिसका नाम रखा गया था आंध्र स्टेट, अक्टूबर 1953। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट स्टेट थी जो लैंग्विस्टिक बेस पे बनाई गई थी वो कौन सी स्टेट थी, वो थी आंध्र स्टेट, और कब बनाई गई थी, वो थी अक्टूबर 1953 में। अब क्या होता है, ये तो स्टेट बन गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक नया कमीशन लेके आए, फैज़ल अली कमीशन। फैज़ल अली कमीशन क्या बोला जाता है, द क्रिएशन ऑफ आंध्र स्टेट, द फ्रॉम रीजन्स
फ्रॉम क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन लैंग्विस्टिक बेसिस, कि हमारा इसमें ये हुआ कि हमारी आंध्र प्रदेश तो बना दी लैंग्विस्टिक बेस पे स्टेट, तो क्या हुआ कि जो बाकी की जो स्टेट थी, बाकी के जो रीजन थे, उनकी भी डिमांड आने लगी कि हाँ कि हमारी भी स्टेट किस पे होनी चाहिए, लैंग्विस्टिक बेस पे होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो फैज़ल अली कमीशन है वो बनाया जाता है इसको देखने के लिए कि हमें लैंग्विस्टिक बेस एग्जामाइन करते हैं कि हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। दिस फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट दिसंबर 1953 3-member स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैज़ल अली। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा, किसके द्वारा हमारी जो है इंडिया की स्टेट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया था, वो कौन था, फैज़ल अली कमीशन। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1953 में क्या करती है, 3-member स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है, किसकी चेयरमैनशिप के, फैज़ल अली की चेयरमैनशिप में, जिसमें री एग्जामाइन द होल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है लैंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बनाने के, उनको ये फिर से देखें कि क्या करना चाहिए इसके लिए। इट सबमिट इट्स रिपोर्ट सितंबर 1955 एंड वर्ल्डली एक्सेप्ट लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये क्या करते हैं कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमें क्या अपनी जो है लैंग्वेज को बेस रख के हमें स्टेट बनानी चाहिए। बट इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, जो सभी रीजन की जो डिमांड आ रही थी कि हमारी जैसे एक लैंग्वेज है उसकी एक स्टेट होनी चाहिए, तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इट व्यू वॉज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्ड्स एज द प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी रीड्रॉइंग ऑफ दी कंट्री पॉलिटिकल यूनिट्स, कि हमारे जो इंडिया की जो यूनिटी है उसको हमें पहले रखना है, कि हमारी जो इंडिया की यूनिटी है उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो एज अ रिज़ल्ट फैज़ल अली कमीशन के अंडर हमारे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी वेयर क्रिएटेड ऑन नवंबर 1, 1956 में। हमारी जो क्या किया जाता है कि ये क्या होता है कि हमारी 14 स्टेट को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। ये क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। तो कितनी स्टेट आती है, सब तो हमारे एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो स्टार्टिंग में है फैज़ल अली कमीशन से कितनी स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, वो बनाई की थी 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी हमारे बनाई गई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मुझे याद आ गया, धर कमीशन में जिसमें हमारी कि सबसे पहले कौन सा कमीशन बनाया जाता है स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो कौन सा बनाया जाता है, दर कमीशन बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा मैंने जो आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो की अपडेट्स हैं आपको रेगुलर मिलती रहे और आप मेरी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।